हाँ जी। पानी कर देना केशव। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? बढ़िया लग रहा है आपको? देखो, कल मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था लास्ट परसेंटेज ब्रेक मेथड, है ना? कल हमने आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड समझाया था। अच्छा जी। आज भी कुछ आज हम क्वेश्चंस करेंगे मेरे दोस्तों। एग्जाम बेस्ड सवाल अपन लोग करेंगे। देखिए, बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 29। ये बताओ जी, 29 नंबर क्वेश्चन। बताइए, इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर है आपके सामने, ये मुझे बताइएगा 29। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ठीक है, परसेंटेज ब्रेक मेथड के दो क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको और करते हैं जल्दी से। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। करने की कोशिश करिए आपने। परसेंटेज ब्रेक मेथड के 5 सवाल थे, 3 सवाल मैंने करवा दिए हैं, 2 सवाल यहां पर और हैं। ये देखो, जैसे साल 2010 में एक लाइब्रेरी में दो कैटेगरी में 11,500 किताबें थी, फिक्शन और नॉन फिक्शन। चलो, यानी कि साल 2010 में एक लाइब्रेरी में दो टाइप की किताबें थी, फिक्शन यानी कि काल्पनिक, और नॉन फिक्शन यानी कि मेरे दोस्तों बिल्कुल जमीनी किताबें। मेरे प्यारे भाई, टोटल कितनी किताबें थी साल 2010 में? 11,500। 11500, 11,500 किताबें थी साल 2010 में, दो कैटेगरी में, फिक्शन नॉन फिक्शन। साल 2015 में लाइब्रेरी में इन दो श्रेणियों में कुल 12,760 किताबें थी। अच्छा, साल 2015 में कितनी किताबें थी? 12,760 किताबें थी। इस अवधि के दौरान, यानी कि 2010 से लेके 2015 के बीच में, इस अवधि के दौरान फिक्शन कैटेगरी की जो बुक हैं वो 10% बढ़ी हैं। फिक्शन कैटेगरी की किताबें 10% बढ़ी हैं, जबकि नॉन फिक्शन कैटेगरी की जो किताबें हैं उनकी संख्या 12% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 12% बढ़ी है। तो सवाल में आपसे पूछा है कि साल 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको पता है कि यह सवाल आप परसेंटेज ब्रेक मेथड से आसानी से कर सकते हो, बीच में प्लस है। सवाल में बोला गया है कि साल 2010 में, यानी कि ईयर 2010 में, एक लाइब्रेरी में फिक्शन और नॉन फिक्शन कैटेगरी दोनों में मिलाकर कुल 11,500 किताबें हैं। साल 2015 में इस लाइब्रेरी में दोनों कैटेगरी में 12,760 पुस्तकें हैं। तो बताओ, किताब 11,500 से बढ़ के 12,760 होगी तो किताब बढ़ी कितनी? घटाओ जरा। अगर किताब 11,500 से 12,760 होगी तो कितनी बढ़ी? जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो आएगा 1260। 1260 किताबें बढ़ी हैं मेरे प्यारे भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, 1260 किताबें बढ़ी हैं। जबकि साल 2015 में टोटल 12,707 किताबें हो गई हैं। 2010 से 2015 के बीच में फिक्शन कैटेगरी की बुक 10% बढ़ी, नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक 12% बढ़ी। तो मेरे दोस्तों, मैंने क्या सिखाया? ये 10% है, 12। क्या 12 को भी ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 10% प्लस 2%। बेसिकली आपको दोनों जगह सेम बनाना है। 10% प्लस 2% ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर, लिख सकते हैं। अब एक बात सोचो भाई, फिक्शन कैटेगरी की बुक भी 10% बढ़ी, नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक भी 10% बढ़ी, तो ओवरऑल भी 10% ही बढ़ना चाहिए। अगर फिक्शन कैटेगरी की बुक 10% बढ़ी है, नॉन फिक्शन कैटेगरी की 10% बढ़ी है, तो ओवरऑल बुक भी, टोटल बुक 11,500 है, तो कुल किताबें भी 11,500 का 10% ही बढ़नी चाहिए। 11,500 का 10% कितना होता है? 1150। कुल किताबें 1150 बढ़नी चाहिए। जबकि लाइब्रेरी में कुल किताब बढ़ी कितनी है? 1260 एक्स्ट्रा हुई है 2010 से 2015 तक। तो मेरे प्यारे भाई, कितनी किताब एक्स्ट्रा बढ़ी? 110। 110 किताबें एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। बताओ, ये 110 एक्स्ट्रा कहां से आया?
कहां से 110 एक्स्ट्रा आया? तो आप कहोगे सर कि नॉन फिक्शन कैटेगरी में ये 2% बुक्स एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक 10% नहीं सर, 12% बढ़ी है। नॉन फिक्शन कैटेगरी में 2% बुक एक्स्ट्रा बढ़ी है। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी बुक्स का 2% ही 110 है। 2% 110 है तो 1% कितना है मेरे दोस्तों? 55। अगर 1% की वैल्यू 55 है तो 100% की वैल्यू कितनी है? 5500। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 100% की वैल्यू निकाली मैंने, इनिशियल वैल्यू निकाली है। यानी कि नॉन फिक्शन कैटेगरी में साल 2010 में 5500 किताबें थी, 5500। जबकि सवाल में पूछा है कि साल 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी। भाई टोटल 11500 होना चाहिए। अगर नॉन फिक्शन 5500 है तो ये कितनी रही होंगी? 11500 में से 5500 घटाएंगे 6000, तो फिक्शन कैटेगरी की 6000 बुक्स रही होंगी। 6000, लेकिन 6000 आंसर नहीं है बेटे। 6000 इस सवाल का आंसर नहीं है, 6000 गलत है। भाई 6000 तो ओरिजिनल किताबें आई हैं साल 2010 में। समझ में आया? साल 2010 में ओरिजिनल बुक्स आई हैं, ओरिजिनल, कि साल 2010 में फिक्शन कैटेगरी में 6000 बुक थी। लेकिन आपसे पूछा है साल 2015 में कितनी है, तो आपको नहीं पता कि 2010 से 2015 तक जब हम आए हैं तो फिक्शन कैटेगरी की किताबें 10% बढ़ गई। 2015 में किताबों की जो संख्या है फिक्शन कैटेगरी की वो 2010 से 10% बढ़ गई। 6000 का 10% 600 होता है। 6000 में 600 और जोड़ेंगे तो 6600। तो साल 2015 में मेरे दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए था कि फिक्शन कैटेगरी में 6600 बुक्स हैं। तो इस सवाल का आंसर 6600 है, ना कि 6000। ये 6000 तो ओरिजिनल आई है साल 2010 में, पूछा है 2015 में। तो 2010 से 2015 तक फिक्शन कैटेगरी की बुक 10% बढ़ गई हैं। तो 6000 को 10% बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा? 6600 आ जाएगा। तो साल 2015 में फिक्शन कैटेगरी की लाइब्रेरी में 6600 किताबें हैं। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यार भाई। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, कम से कम कैलकुलेशन में आप सवाल कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। चलिए बताइए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 30 नंबर क्वेश्चन करके बताओ मेरे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल नंबर है 30 आपके सामने, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। सवाल बोला गया द टोटल सैलरी ऑफ गौरव एंड आजम इन ए कंपनी 47,520। गौरव और आजम की, गौरव और आजम की जो टोटल सैलरी है वो 47,520 है। सवाल में बोला गया कि गौरव और आजम की जो कुल मिला के टोटल सैलरी है वो 47,520 है। आगे क्या बोला गया? अगर गौरव की सैलरी 23% बढ़ जाती है, गौरव की सैलरी 23% बढ़ जाती है, आजम की सैलरी 30% बढ़ जाती है, आजम की सैलरी 30% बढ़ जाती है, आजम की सैलरी, तो उनकी कुल सैलरी बढ़कर 59,928 रुपए हो जाएगी। उनकी कुल सैलरी बढ़कर 59,928 रुपए हो जाएगी। तो पूछा उनकी सैलरी में डिफरेंस ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, गौरव और आजम की टोटल सैलरी कितनी है? 47,520 रुपए। गौरव की सैलरी 23% बढ़ी, आजम की सैलरी 30% बढ़ी, और दोनों की सैलरी बढ़कर होगी 59,928। तो आप मुझे बताओ दोनों की टोटल सैलरी कितना बढ़ी? अगर सैलरी 47,520 से 59,928 रुपए हो गई है तो सैलरी बढ़ी कितनी है? घटाइए जरा भाई। 59,928 में से 47,520 घटाओ, क्या आएगा घटाने पर? 9 में से भैया 5 गया 4, और 28 में से 20 गया 8, और 59 में से 47 घटाएंगे 12। तो यानी कि सैलरी जो वो टोटल 12,408 रुपए बढ़ी है।
सैलरी बढ़ी कितने टोटल 12,408। आपसे पूछा है सैलरी का डिफरेंस। देखो बेटे, आप इन दोनों का एवरेज लेके भी कर सकते हो सवाल को, कि 23 और 30 होता है 53। भाई इन 23 और 30 का एवरेज क्या होता है मेरे दोस्तों? 53 का आधा मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? 26.5। ठीक है ना? लेकिन वो आपका कैलकुलेटिव रहेगा, कैलकुलेशन कम नहीं होगी। सौरभ जी बेसिक तो मैं कल बता चुका हूं। ठीक है, आप यहां पे एवरेज लेके भी कर सकते हो जैसे मैंने कल बताया था, लेकिन उससे भी कैलकुलेशन आपकी रहेगी, कम नहीं होगी कैलकुलेशन। आप इसको बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो कि गौरव की सैलरी 23% बढ़ी, आजम की सैलरी 30% बढ़ी, दोनों की सैलरी टोटल 59,928 रुपए हो गई। 47,500 से 59,928 रुपए होगी, तो दोनों की सैलरी टोटल बढ़ी कितनी है? 12,408 रुपए। अब तरीका लगाएंगे परसेंटेज ब्रेक मेथड। दो रास्ते हैं, या तो 30 को आप लिख दो, एक तो रास्ता है कि आप 30 को 23 प्लस 7% लिख दो, ये रास्ता हो गया। लेकिन अगर आप 47,520 का 23% निकालोगे कितना मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी कि नहीं? बेटा पहले ये भी देख लिया करो कि कैलकुलेशन ज्यादा तो नहीं हो रही। हमारा मकसद केवल सवाल थोड़ा ना सॉल्व करना है, हमारा मकसद तो कैलकुलेशन कम करना है, कम कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। भाई साहब 23% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये 23% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 30% माइनस 7%। 23% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 30% माइनस 7%। बोल लिख सकता हूं कि नहीं? 23 को आप बोलोगे हां सर लिख सकते हैं। आप बताओ, गौरव की सैलरी 30% बढ़ी, आजम की सैलरी भी 30% बढ़ी, तो दोनों की टोटल सैलरी भी 30% बढ़नी चाहिए। देखो दो आदमी हैं, दो भाई हैं, गौरव की सैलरी 30% बढ़ेगी, आजम की सैलरी भी 30% बढ़ेगी, तो दोनों भाइयों की टोटल सैलरी भी 30% बढ़नी चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि टोटल सैलरी भी 47,520 रुपए का, टोटल सैलरी भी 47,520 रुपए का 30% ही बढ़ना चाहिए। 47,520 रुपए का 30% होता कितना? आसानी से निकल जाएगा, कैलकुलेशन कम रहेगी। ऐसे हम कैलकुलेशन कम करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, जो भी करना पड़ेगा। हमारा मकसद कैलकुलेशन कम करना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करें। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 1 22 का 2 हासिल 2, 3 चौक 12 तो 14, 14,256। भाई अगर गौरव की सैलरी 30% बढ़ी, आजम की सैलरी भी 30% बढ़ी, तो ओवरऑल दोनों की सैलरी कुल मिलाकर भी 47,520 का 30% ही बढ़नी चाहिए। यानी कि 47,520 का 30% कितना होता है? 14,256। दोनों की सैलरी 14,256 बढ़नी चाहिए, लेकिन सवाल के अनुसार सैलरी बढ़ी कितनी है? 12,408 रुपए बढ़ी है। सैलरी बढ़नी चाहिए 14,256। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन सैलरी बढ़ी कितनी है? 12,408 रुपए। तो कितनी सैलरी कम बढ़ी है जल्दी से बताओ? 48, 12 में 4 गया 8। कितनी सैलरी कम बढ़ी है? 1448 रुपए सैलरी कम बढ़ी है। ठीक है, गड़बड़ है क्या? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 1 22 का 2 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14। ठीक है भाई, ये कितना आएगा भाई? 16 में 60 गया 8, 4, 12 में से 4 गया 8, 1848 आएगा ये, 1848। कितनी सैलरी कम बढ़ी? 1848 रुपए सैलरी कम बढ़ी। आप बोलोगे हां जी सर 1848 रुपए सैलरी। भाई सैलरी बढ़नी चाहिए दोनों की 14,256, लेकिन एक्चुअल में सैलरी बढ़ी कितनी है? 12,408 रुपए। तो सैलरी कितने रुपए कम बढ़ी? 1848 रुपए घटाया 1848 रुपए सैलरी कम बढ़ी। ये कम क्यों बढ़ी है? तो आप कहोगे सर क्योंकि गौरव की सैलरी 30% ना बढ़ के 23% ही बढ़ी है, गौरव की सैलरी 7% कम बढ़ी है इसकी वजह से। यानी कि गौरव की सैलरी का 7% ही 1848 रुपए के बराबर है। गौरव की सैलरी का 7% ही 1848 रुपए के बराबर है। तो गौरव की सैलरी का 1% कितना है? जल्दी से जवाब देंगे तो आप कहोगे सर 7 दूनी 14 है,
चार चार, 7×6 = 42, 7×4 = 28, 1% के लिए 264, 100% कितना है, 100 से गुणा कर देंगे, 26,400। यानी कि गौरव की जो सैलरी है वो 26,400 रुपए है। गौरव की जो सैलरी है वो 26,400 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, गौरव की सैलरी पूछा होता तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन सवाल में आपसे पूछा है गौरव और आजम की सैलरी का अंतर बताओ। तो बेटे आजम की सैलरी कितनी है, इन दोनों का योग 47,520 होना चाहिए। 47,520 में से 26,400 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 120 है भाई। और 47 में से 26 गया मेरे दोस्तों तो 21,120। ये गौरव की सैलरी है, आजम की सैलरी है, आपसे इनका डिफरेंस पूछा है। मैं जब भी इनका डिफरेंस लूंगा मेरे प्यारे भाई तो कितना आ जाएगा, 26,400 में से 2120 घटाएंगे तो एंड में 80 आएगा। 80 एक ही ऑप्शन में, ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, 5280 रुपए 80 आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और ये 26 में से 21 गया 5, 5280 रुपए। इस सवाल का एकदम ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेहतरीन सवाल है। कल का लेक्चर देखो पहले तो ही समझ पाओगे, ठीक है ना। कल मैंने ऑलरेडी 3 सवाल कराए हैं। ओके, तो देखो सवाल में डाटा पे भी निर्भर करता है। देखो इस सवाल में डाटा बहुत आसान है, जल्दी हो गया। इस सवाल में डाटा थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये परसेंटेज ब्रेक मेथड था, मैंने आपको इस पे 5 सवाल करवा दिए और ये मेरे प्यारे भाई टाइप आपका समाप्त होता है। अब हम चलेंगे यहां से अगले टाइप की तरफ और इस अगले टाइप पर मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाइयों कहानी। एग्जाम बेस्ड सवाल। एग्जाम बेस्ड सवाल, ठीक है, एग्जाम बेस्ड। अगला टाइप एग्जाम बेस्ड। नहीं नेहा कुमारी, आपको समझाने में लगा, करने में कुछ नहीं है सर, कम हुआ है परसेंटेज। बेटा चित्रा माइनस है, थोड़ा ना खुद भी करके आया करो, खुद भी। ठीक है, एग्जाम बेस्ड सवाल मेरे प्यारे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे कंसेप्ट समझते मेरे दोस्तों। कंसेप्ट जैसे मेरे प्यारे भाई, जब भी कोई पेपर होता है, ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसके फुल मार्क्स होते, अधिकतम मार्क्स, फुल मार्क्स। जैसे भाई आपने पेपर दिया, आपने कोई पेपर दिया मेरे दोस्तों और वो पेपर है 500 नंबर का। कितने मार्क्स का पेपर है, 500 मार्क्स का पेपर है। 500 नंबर का कोई आपने पेपर दिया और 500 नंबर में से मेरे दोस्तों आपके जो हैं 378 नंबर आए। कितने नंबर आए आपके, 378 नंबर आए हैं। तो आप बताओ आपके कितने परसेंट नंबर आए हैं, बेसिक सी बात, प्राप्तांक। एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछा हूं कि जब भी आप कोई एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने से पहले ही उसमें बता दिया जाता है कि भाई इस एग्जाम के फुल मार्क्स जो हैं वो ये हैं। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। फुल मार्क्स में से मेरे दोस्तों आप कुछ नंबर लेके आते हो। एग्जांपल लिया कि जैसे किसी एग्जाम के टोटल 500 मार्क्स, अधिकतम मार्क्स 500 है, 500 में से आप 378 नंबर लेके आए, तो आप मुझे बताओ कि आपके कितने परसेंट नंबर आए। तो एग्जाम बेस्ड को एक्स मान के समझाना। पहले भी कोई एक्सपेक्ट नहीं मानता बेटा आकाश, एक्स को आग लगा दो, आग, आग लगा दो एक्स को। एक्स नाम की कोई चीज नहीं होती समझाने समझने में, एक्स का तेल लेने। हम परसेंटेज रेशियो पढ़ रहे हैं तो हर चीज को परसेंटेज रेशियो से समझने की आदत डालो। एक्स नाम का कुछ नहीं होता। एक्स कहां से आ गया, मर गया एक्स, गला घोट दिया मैंने उसका। ठीक है, सुन लिया तूने, एक्स बैन के, एक्स के पीछे पढ़ते रहो जिंदगी भर, कभी वाई पे मत जाना तुम। हैं, एक्स ने तो काटा ही है तुम्हारा जिंदगी में, सवालों में भी कटवाओ अपना। अरे एक्स मान के तो ट्यूशन पढ़ लो ना, सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हो, ये कोई ट्यूशन चल रहा है यहां पे।
तो दूसरी क्लास का ट्यूशन पढ़ रहे हो तुम? देखो दोस्त, जब भी कोई पेपर होता है मेरे प्यारे भाई, तो उसमें पहले से ही बता दिया जाता है कि इस मार्क्स जो है, इस एग्जाम के फुल मार्क्स ही हैं 500। 500 में से एग्जाम्पल लिया, सपोज आपके 378 नंबर आए, तो कितने परसेंट नंबर आए, कैसे निकालेंगे भाई? टोटल जो एग्जाम है, उस एग्जाम के फुल मार्क्स कितने, अधिकतम मार्क्स कितने, 500, वो लिखेंगे हम नीचे। आपके नंबर कितना है 500 में से 378, परसेंटेज में आपके कितने मार्क्स आए मेरे प्यारे भाई, इंटू 100%। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। 5 से इसको भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, बचेगा 2, 5 बच्चे 25, दशमलव 3 बचेगा, 5 छिंग 30, 75.6%, यानी कि आपके 75.6% नंबर आए, डिसेंट मार्क्स आपके आए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके, किसी बच्चे को कोई परेशानी? इसका मतलब देखो, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा 100% होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा 100% होता है। मैं पहले बता चुका हूं कि जो भी हमारा बेस होता है, जिससे हम तुलना करते हैं, वो हमेशा 100% की वैल्यू होती है, 100% की वैल्यू। क्लियर है? यानी कि टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्जाम के 500 हैं, तो 500 जो है वो 100% के बराबर है। तो बस आपको ये निकालना था कि 378 कितने परसेंट के बराबर है। अगर 500 मार्क्स 100% के बराबर है, तो 378 कितने परसेंट के बराबर है, और आपने अभी निकाल लिया 75.6% के बराबर है, 75.6% के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। चलिए ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपसे मेरे दोस्तों यहां पर दो केस दिखाऊंगा, मैं आपसे यहां पे दो केस पूछूंगा। ये बॉर्डर लाइन है बेटा, ये बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है मतलब पासिंग मार्क्स, ये बॉर्डर लाइन है बच्चों पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन है पासिंग मार्क्स। भाई हर एग्जाम में पासिंग मार्क्स होते हैं, अगर आप पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लाओगे तो आप पास हो गए, अगर आप पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाओगे तो आप क्या हो गए, फेल हो गए। जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितना होता है, 33%। 33% से ज्यादा नंबर लाओगे तो पास हो गए, और 33% से कम नंबर लाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो पासिंग मार्क्स कितना है मेरे दोस्तों, एक पासिंग मार्क्स है बॉर्डर लाइन, इसको मैं कहता हूं बॉर्डर लाइन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दो बालक है मेरे प्यार में, दो बालक है, एक बच्चे के पासिंग मार्क्स से, एक स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए, एक स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए। कितने नंबर ज्यादा आए, 70 नंबर ज्यादा आए। दो बालक है, एग्जाम्पल समझिएगा, ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन पासिंग मार्क्स। बॉर्डर लाइन से जो स्टूडेंट ज्यादा लाएगा वो नंबर, वो स्टूडेंट पास होगा, जो बॉर्डर लाइन से कम लाएगा वो फेल होगा। तो एक बालक है जिसके बॉर्डर लाइन यानी कि पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए, एक दूसरा बच्चा है जिसके बॉर्डर लाइन यानी कि पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए। एक दूसरा बच्चा है जिसके बॉर्डर लाइन से यानी कि पासिंग मार्क्स से जो पास होने के लिए अंक चाहिए थे उससे 30 नंबर कम आए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बेटा मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस बालक के कितने नंबर आए हैं, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। केवल आपको यह पता है कि इस बच्चे के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा है, मुझे पासिंग मार्क्स ही नहीं पता। मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस बच्चे के कितने नंबर आए, आप कहोगे सर नहीं पता। बस ये जानकारी हमें पता है कि इस बच्चे के पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए हैं। मैं आपसे पूछूं क्या आप इन दोनों के मार्क्स का योग बता सकते हो? नहीं बता सकते। भाई इसके पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए हैं, इसके पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए हैं। ये नहीं पता कितने नंबर आए, अरे ये नहीं पता कितने नंबर आए हैं, बस ये पता है कि इसके पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा हैं, इसके पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों बच्चों के मार्क्स में डिफरेंस कितना है, ये बताओ जल्दी से। इन दोनों बच्चों के मार्क्स में अंतर कितना है, जल्दी बताओ।
ये आप बता सकते हो। ना आप इन दोनों के मार्क्स बता सकते हो, ना आप इन दोनों के मार्क्स का योग बता सकते हो, केवल आप यहां से एक चीज निकाल सकते हो, दोनों के मार्क्स का डिफरेंस। बताओ जरा, दोनों के मार्क्स का डिफरेंस कितना है? एक बच्चा बॉर्डर लाइन से 70 नंबर ज्यादा लेके आया, एक बॉर्डर लाइन के इधर है, एक इधर है, एक बॉर्डर लाइन से आगे है, एक पीछे है, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। एक बॉर्डर लाइन से 70 नंबर ज्यादा लेके आया, दूसरा बच्चा बॉर्डर लाइन से 30 नंबर कम लेके आया। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस कितना है? कुछ बच्चे 40 बता रहे, 40 गलत है बेटे, 100 नंबर का डिफरेंस है, जुड़ जाता है बेटा, जुड़ जाता है। इस बच्चे के बॉर्डर लाइन से 70 नंबर ज्यादा हैं, इस बच्चे के बॉर्डर लाइन से 70 नंबर ज्यादा, 70 नंबर से पास हुआ, ये बालक 70 नंबर से पास हो गया, दूसरा बालक 30 नंबर से फेल हो गया, ये 30 नंबर से फेल हो गया, फेल हो गया मतलब 30 नंबर कम है बॉर्डर लाइन से। तो इन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस कितना है? जब आप इसको घटाओगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस में जब आप माइनस करोगे, माइनस की जब माइनस में गुणाओगे तो प्लस हो जाएगा। 70 जमा 30 100, 100 नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई। दोनों के मार्क्स का जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा, यही बात आपको समझनी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से मैं और एग्जाम्पल को डिटेल में लेके बताता हूं। जैसे बॉर्डर लाइन है पासिंग मार्क्स, मैंने मान लिया कि किसी एग्जाम में पास होने के लिए, किसी एग्जाम में पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए। ये मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि पासिंग मार्क्स जो है, किसी एग्जाम में पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए। अब एक बालक जो है वो पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा लाया, यानी कि वो 70 नंबर से पास हो गया। तो बताओ पहले बच्चे के कितने नंबर आए हैं? तो आप कहोगे सर पास होने के लिए चाहिए 200 नंबर, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पासिंग मार्क्स मैंने मान लिए सपोज 200 हैं, तो पहला बच्चा पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा लाया है, 70 नंबर से पास हुआ है। तो पहले बच्चे के कितने नंबर आए होंगे? 200 से 70 नंबर ज्यादा, तो पहले बच्चे के 270 नंबर आए होंगे, ठीक। चलो, दूसरा बच्चा जो है 30 नंबर से फेल हो गया, दूसरा बच्चा पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम लाया है। पासिंग मार्क्स है कितने? 200, दूसरा बच्चा 30 नंबर से फेल हो गया, तो दूसरे बच्चे के कितने नंबर आए होंगे? 170 नंबर आए होंगे दूसरे बच्चे के। तो दोनों के मार्क्स में अंतर कितने का है? देखो 100 का ही अंतर आया है कि नहीं? 100 का ही अंतर आया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको यह भी लिखने की जरूरत नहीं है, यह भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखो कि एक बॉर्डर लाइन के उधर है, एक इधर है, दोनों के मार्क्स में डिफरेंस कितना है? एक 70 नंबर से पास हो गया मेरे प्यारे भाई, दूसरा बच्चा 30 नंबर से फेल हो गया। तो दोनों के मार्क्स का फेल होने का मतलब माइनस, पास होने का मतलब प्लस। तो दोनों के मार्क्स का अंतर कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 70 जमा 30 100। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई। माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। आकाश, अब बात समझ में आ गई आकाश जी? ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपको दूसरा केस दिखाऊं, ध्यान सुनिएगा, दूसरा केस ये है बॉर्डर लाइन, ये है बॉर्डर लाइन पासिंग मार्क्स, ये बॉर्डर लाइन है मेरे दोस्तों पासिंग मार्क्स, ठीक है। दो बालक हैं, एक बच्चा, ध्यान सुनिएगा, एक बच्चा पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा लाया, एक बच्चा 70 नंबर से पास हो गया, पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा लाया। दूसरा बच्चा है, एक दूसरा बच्चा है, वो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा लाया, एक दूसरा बच्चा है जो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा लाया। तो आप बताओ इन दोनों बच्चों के मार्क्स में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के मार्क्स में कितने का अंतर है? बताएं जल्दी से, इन दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? सर 100 क्या बेटा प्रमोद, ये दोनों बच्चों के मार्क्स का अंतर है। दो बालक मैंने खड़े कर दिए क्लास में, मैं आपसे कहूं कि ये बालक 70 नंबर से पास हुआ है, ये दूसरा बालक 30 नंबर से फेल हुआ है, तो मैं बता सकता हूं कि इन दोनों के मार्क्स चाहे कितने भी हों, लेकिन इनके मार्क्स का अंतर 100 होगा।
अरे आप 70 नंबर से पास हो जाओ, आपका पड़ोसी 30 नंबर से फेल हो जाए एक एग्जाम में, तो दोनों बच्चों के तुम दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस होगा? 100 नंबर का डिफरेंस नहीं होगा। एक 70 से पास हुआ, दूसरा 30 से फेल हुआ, दोनों के मार्क्स का अंतर क्या है? 70 में से -30 घटाएंगे 100 का। अब दूसरा केस देखो, आप 70 नंबर से पास हुए, ठीक है भाई, आप एक एग्जाम में 70 नंबर से पास हुए, 70 नंबर नहीं आए, 70 नंबर से पास हुए हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए हैं। क्लियर? एक दूसरा बच्चा है वो 30 नंबर से पास हुआ, उसके पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा आए हैं। तो बताओ दोनों के मार्क्स पे अंतर कितना है? मैं यहां ये नहीं बता सकता कि मार्क्स कितने आए हैं, हम बस ये बता सकते हैं कि भाई ये 70 नंबर से पास हुआ है, ये 30 नंबर से पास हुआ है, तो दोनों के मार्क्स में अंतर कितना है? 70 माइनस 30। 70 में से 30 घटाएंगे मेरे दोस्तों 40 आएगा। तो कंसेप्ट ये बनता है, ये प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा, परसेंटेज में भी। एक बॉर्डर लाइन के अगर इस तरफ है और इस तरफ है, बॉर्डर लाइन के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो जुड़ जाता है, डिफरेंस जुड़ जाता है। अगर बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है तो घट जाता है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। अगर अब भी ना समझ में आए तो किसी काम के बालक नहीं हो बेटा तुम, पर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तुम्हारे इससे लाइन से कोई लेना देना नहीं है, कुछ और काम करो। अगर अब भी ना समझ पाए हो ना तुम, बेकार हो फिर तुम, बिल्कुल बेकार हो फिर तुम। आगे चलेंगे, अगला सवाल। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे, बस यही थ्योरी है, बस इतनी सी थ्योरी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलो, एग्जाम बेस्ड सवालों को सॉल्व करने के लिए हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस है। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है मेरे प्यारे दोस्त? परसेंटेज में कितना डिफरेंस है बराबर मार्क्स में डिफरेंस कितना है। परसेंटेज में डिफरेंस और मार्क्स में डिफरेंस कितना है, बराबर होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। शुरू करते हैं। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल होगा, बिल्कुल इजी सवाल से शुरू करेंगे, धीरे धीरे मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। बोला है एक एग्जाम में 92% पास हुए, स्टूडेंट पास हुए, और 480 फेल हुए, उस एग्जाम में कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे? बहुत सरल सवाल है। एक एग्जाम में 92% पास हुए हैं, 480 स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो बताओ कितने लोगों ने पेपर दिया? देखो टोटल स्टूडेंट तो बेटा 100% ही होता है, टोटल स्टूडेंट तो 100% ही होता है। अगर 100% में से 92% स्टूडेंट पास हो गए, 100 में से 92% पास हो गए, तो 100 में से 92 घटाओ, बाकी का जो 8% है फेल है तुम्हारी तरह। अगर 100% में से 92% पास हुए हैं, तो बाकी का मेरे दोस्तों जो 8% है वो फेल हुए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में यही आपको दिया है कि 480 फेल हुए, तो 8% की वैल्यू हुई 480 है। तो 1% की वैल्यू कितनी? जल्दी से जवाब दो। 8 से 480 कटेगा 60 बार, 8 6 48, 60 बार। तो कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया? 100%। 100% की वैल्यू कितनी? 6000। तो 6000 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 6000। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। लेकिन तुम लोग ना पढ़ना ही बस यहां तक चाहते हो कि बस हमें यही सवाल करवा के खत्म कर दिया जाए। अरे इतना थोड़ना होता है, पेपर में ये सवाल तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके ऊपर हाई लेवल भी तो, वो भी तो आएगा, वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। सवाल नंबर 32 करेंगे, जल्दी से बनाएं। एकदम बच्चा था ना। देखो एक एग्जाम में करुणा और अदिति के मार्क्स 434 और 336 है। यदि करुणा के 62% नंबर आए हैं तो पूछा है अदिति के अंकों का परसेंट ज्ञात करेंगे। देखो कितना प्यारा सवाल है। एक एग्जाम में करुणा के नंबर हैं 434 और अदिति के नंबर हैं बेटा 336। सवाल में कहा गया कि करुणा के 62% नंबर आए हैं
तो पूछे अदिति के कितने परसेंट आए, आपसे परसेंटेज पूछे, अदिति के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। ये लाइन आपसे पूछिए, अदिति के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल, सवाल में कोई दम नहीं था, सोचो। देखिए करुणा के कितने नंबर आए बेटा, एक एग्जाम में करुणा के 434 नंबर आए हैं। करुणा के कितने नंबर आए, 434, जबकि सवाल के अनुसार करुणा के कितने नंबर आए परसेंटेज में, 62%। करुणा के 434 नंबर आए हैं, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करुणा के नंबर आए हैं 62%। तो 434 नंबर 62% के बराबर हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से टोटल मार्क्स निकालते हैं, डबल डबल मेहनत करते हैं, जरूरत क्या है। करुणा के 434 नंबर आए हैं, जबकि परसेंटेज में कितने नंबर आए, 62%। तो 434 नंबर 62% के बराबर है। तो आप मुझे बताओ एक नंबर कितने परसेंट के बराबर है, एक मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है, बटे 434। एक मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है, बटे 434। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला अदिति के कितने नंबर आए, अदिति के कितने परसेंट नंबर आए, अदिति के नंबर आए 336। तो 336 नंबर कितने परसेंट के बराबर हैं। अगर एक नंबर की वैल्यू इतने परसेंट है तो 336 नंबर की वैल्यू कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाई 336। 336 नंबर की वैल्यू कितना परसेंट है, 336 से गुणा कर देंगे। बात आई समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में आपसे परसेंटेज पूछा गया तो डायरेक्ट परसेंटेज ना निकालो, ये सवाल केवल इतना सा था कि करुणा के 434 की वैल्यू 62% के बराबर है, तो 336 की वैल्यू, अदिति के 336 नंबर आए, 336 की वैल्यू कितने प्रतिशत के बराबर है। एक एक नियम लगाया हमने, यूनिटरी मेथड। हमें केवल यहां से बच्चों कैलकुलेशन करनी है। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, बताइए। देखो 62 में छुपा होता है 31, 31 से तो कटेगा ही कटेगा, 31 दूनी 62 और 31 से कम 31, बच गया 12, 31 चौका 124, 14 है, ठीक है ना। अब 14 से चला गया, देखो 14 से चला गया, 14 दूनी 28 और 5, 14 चौका 56 और 24 की 2 में गुणा हो जाएगी 48%। 24 की 2 में गुणा करेंगे 48%। तो यहां पर अदिति के 48% नंबर आए हैं, डी ऑप्शन आंसर, 31 से कट रहा है। कर पाए, सब बच्चे समझ पाए बड़ी आसानी से, ठीक है ना। एक एक सवाल ही करवा रहा हूं मैं, इस टाइप में एक एक सवाल ही करवा रहा हूं एक लैंग्वेज पे। कोई इतनी मुश्किल चीजें तो है नहीं कि आपको 10-10 करवाए जाएं, बहुत आसान सी बात है, कोई भी सीख सकता है। नेक्स्ट सवाल नंबर है 33, ये बताए 33 नंबर। बताओ बच्चों, ये सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था, सीजीएल में। आप ऐसा मत समझो कि आसान टाइप है एग्जाम बेस्ड तो ये केवल प्री में आता होगा, नहीं बच्चों, मेंस के पेपर में भी आता है। करो सवाल नंबर 33। ठीक है, 3 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा इस टाइप पर, 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस लैंग्वेज पे। यदि 35% उत्तीर्ण मार्क है, 35% पासिंग मार्क्स है, एक एग्जाम में पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए, 35% है बॉर्डर लाइन पासिंग मार्क्स, ठीक है। ये पहली लाइन बोली गई है। आगे एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को 200 नंबर मिलते हैं, फिर भी वो 24 नंबर से फेल हो जाता है, तो आप ये बताओ कि अधिकतम अंक कितने हैं एग्जाम में, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में दिया हुआ है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। एक एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 35%। तो 35% पासिंग मार्क्स है, बॉर्डर लाइन। आप बोलोगे जी बिल्कुल सी 35% पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। एक बालक बेचारा 200 नंबर लाता है, 200 नंबर लाने के बावजूद भी 24 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 200 नंबर से 24 नंबर और ज्यादा लाता तब जाके वो पास होता। यही कहने का मतलब हुआ कि नहीं। आप खुद सोचो कॉमन सेंस कि एक बालक बेचारा 200 नंबर लाया,
200 नंबर ला के भी 24 नंबर से फेल हो गया, तो पास कब होता? जब 200 से 24 नंबर और ज्यादा लाता। यानी कि पास होने के लिए 224 नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 224 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ये बात क्लियर है? तो बेटा देखो, हमने बराबर नहीं कर दिया। पास होने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए? 35%। जबकि पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए? 224। बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा अधिकतम अंक। अधिकतम अंक मतलब 100%। यहां पे पूछा गया 100%। तो बेटे यहां देखो, 35 किससे कट रहा है? 7 से। 7 से काट देते हैं। 7 पंजे 35। इसको 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? दोनों तरफ 7 से काट दो। 7 तिया 21 और एकम 7 दूनी 14। 5% की वैल्यू 32 है। अधिकतम अंक होता है 100%। 100 कैसे आएगा? 20 से गुणा कर दो। बेटा अगर 5 की 20 में गुणा कर दो 100% आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 32 की भी 20 में गुणा करेंगे 640। 640। तो अधिकतम अंक कितने एग्जाम के? 640 उस एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स हैं। आंसर है सी ऑप्शन। बताओ अगर ऐसे सवालों को भी मैं आपको एक्स मान के सिखाऊं तो कितना कितना अन्याय है आप लोगों के साथ। कितना अन्याय है। एक्स मान के समझने की उम्र आपकी निकल गई, अब आप बुढ़े होने वाले हो। अगर सही उम्र में तुम्हारी शादी हो जाए तो 3 बालक हो जाए मैं तुम्हारे, समझ में आई ना? ठीक है, वो उम्र निकल गई बेटा, वो बचपन की उम्र थी। आज आपका मन करेगा कि मैं आज शक्तिमान देखूं। शक्तिमान बचपन में बहुत अच्छा लगता था। आज आपसे शक्तिमान देखने को बोला जाए तो चिड़चिड़ाहट होगी आपको। एक उम्र थी वो बीत गई। आज की जो उम्र है वो केवल परसेंटेज और रेशियो को ढालने की है। तकलीफ होगी क्योंकि बचपन में तो देखा नहीं मेरे दोस्तों, बचपन में तो टीवी देखा नहीं बिल्कुल भी। तो आज तो शक्तिमान भी अच्छा लगेगा, लेकिन शक्तिमान देखने की उम्र नहीं बची आज हमारी। ठीक है, समझ में? आज आपकी उम्र यह है कि आप परसेंटेज और रेशियो पे कमांड बनाओ, उसके साथ खेलना शुरू करो। ठीक है, बचपन के दिन बहुत गोल्डन दिन थे। बचपन बहुत अच्छा था, हर किसी को बचपन याद आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बेटे बचपन बीत गया तुम्हारा अब। और ये जो जवानी है स्ट्रगल संघर्ष के दिन है। मतलब बुरे दिन शुरू हो गए हैं, जो तुम्हारा अच्छा समय था वो बीत गया। ठीक है, ओके, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलो अगला। ठीक है भाई। अच्छा 4 सवाल हैं बेटा इस टाइप के। इस टाइप के ना 4 सवाल हैं इसमें। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 34। ये बनाए। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाओ जल्दी से करो। एक कैंडिडेट फेल्स बाय 21 मार्क्स फ्रॉम द मिनिमम टू पास एन एग्जाम। एक बालक 21 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 147 अधिक प्राप्त करता है। दोनों के परसेंटेज में अंतर 40% है। तो आपसे पूछा है उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? इस एग्जाम में अधिकतम मार्क्स कितने हैं? बहुत बढ़िया सवाल। देखो एक एग्जाम में 2 कैंडिडेट है। यह है पासिंग मार्क्स बॉर्डर लाइन। पहला कैंडिडेट 21 अंकों से फेल हो गया। पहला जो कैंडिडेट है 21 मार्क्स से फेल हो गया मेरे प्यारे भाई। फेल है, बिल्कुल बर्बाद है, कचरा है एकदम। दूसरा बालक जो है वो मिनिमम आवश्यक अंकों से जो पास होने के लिए चाहिए, मिनिमम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से दूसरा जो है वो 147 नंबर ज्यादा लेके आया है। कितने? 147 नंबर ज्यादा लेके आया। सवाल में यह साफ साफ दिया गया है कि दोनों के परसेंटेज में डिफरेंस 40% का है। तो अधिकतम अंक कितने हैं? दोनों के मार्क्स में 40% का डिफरेंस है। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स उस एग्जाम में अधिकतम कितने अंक आ सकते? एक बात बताओ, 2 बालक हैं, एक बालक मिनिमम पासिंग मार्क्स से 21 नंबर कम लाके फेल हो गया, दूसरे के मेरे दोस्तों मिनिमम स्कोर से जो पास होने के लिए चाहिए 147 नंबर ज्यादा आए। सवाल में आपको दोनों के परसेंटेज में डिफरेंस दे रखा है, दोनों की परसेंटेज में डिफरेंस।
आप मुझे बताओ दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है। इन दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, एक बॉर्डर लाइन के राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। 147 में से 147 में से अगर -21 को घटाया जाए तो जुड़ जाएगा 168। दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, 168 का डिफरेंस है कि नहीं, 168 का। भाई परसेंटेज में डिफरेंस है 40%, मार्क्स में डिफरेंस कितने का है दोनों बच्चों के, 168। तो 40% की वैल्यू ही 168 है। आपसे 100% की वैल्यू पूछिए तो दोनों तरफ क्या करो, 4 से भाग दे दो। अगर मैं दोनों तरफ 4 से भाग दूंगा तो देखो 10 हो जाएगा। यहां 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 आएगा। तो 10% की वैल्यू 42। अधिकतम अंक है 100%। 100% की वैल्यू क्या है भी, 10 से गुणा कर देंगे 420। अधिकतम अंक कितने हैं, 420 ही आंसर है, पहला ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। देखो सवाल में जो चीज दी गई है उसको बराबर कर दो। यहां परसेंटेज में डिफरेंस दिया तो आप भी मार्क्स में डिफरेंस निकाल के बराबर कर दो। एक और क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 सवाल होंगे इस तरीके पे। सवाल नंबर है आपके सामने 35। जवाब देंगे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएं। बहुत बढ़िया और बहुत बेसिक सवाल है, बनाओ। इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। A boy scored 483 marks and failed by 117 marks. What is the minimum passing marks for girls? गर्ल्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं बताएं। बहुत बढ़िया। देखो एक एग्जाम हुआ, एग्जाम में बेटा भेदभाव हो रहा है, लड़का लड़की बराबर नहीं है। एग्जाम में चल रहा भेदभाव खुलेआम। एक एग्जाम में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्रमशः 35% और 40% है, ये कहा जा रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों एग्जाम में लड़कियों को पास होने के लिए चाहिए 35% नंबर। लड़कियों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कि एग्जाम में 35% नंबर चाहिए। जबकि लड़कों को पास होने के लिए, बॉयज को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40%। लड़कों को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, 40%। लड़कियों को 35% चाहिए, लड़कों को 40% चाहिए। अब आगे पढ़ो सवाल। एक लड़का 483 नंबर लाता है और 117 नंबर से फेल हो जाता है, तो आप बताओ लड़कियों के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं। लड़कों को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। एक लड़का 483 नंबर लाया, फिर भी 117 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 483 से लड़के को 117 नंबर और चाहिए। 483 नंबर लाया एक लड़का, 117 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि लड़के को पास होने के लिए 483 से 117 नंबर ज्यादा चाहिए, यानी कि कितना हो गया, 600। तो लड़के को पास होने के लिए 600 नंबर चाहिए, यानी कि 40% की वैल्यू सवाल में 600 दे रखी है। सवाल में 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600। कितने गुना मेरे दोस्तों, 15 गुना। ये 15 चौका 60। तो लड़की को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 35%। तो 35% की वैल्यू भी 15 गुना होगी। 15 तिया 45, 450, और 15 की 5 में गुणा 75। 450 में जब मैं 75 जोड़ूंगा 525 आएगा। तो लड़कियों को पास होने के लिए केवल 525 नंबर ही चाहिए। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है। कर पाओगे, आसान है बात, बताओ आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहां पर 36। ये बताए जल्दी से। करो एक और सवाल, ये बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए।
हाँ जी, देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं बेटा, मजा आ रहा है ना सवालों को। एक एग्जाम पास करने के लिए कुल अंकों में से 48% चाहिए एंड 80% टू गेट ए फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। देखो एक एग्जाम में पास होने के लिए 48% नंबर चाहिए, लेकिन एग्जाम में अगर आपको फर्स्ट क्लास लाना है मेरे दोस्तों, डिस्टिंक्शन लानी है, तो आपको 80% नंबर चाहिए। ठीक है, एक स्टूडेंट 817 नंबर लाता है और 47 नंबर से फेल हो जाता है, तो पूछा कितने मार्क्स उसे लाने होंगे फर्स्ट क्लास लाने के लिए डिस्टिंक्शन के साथ। बहुत बढ़िया सवाल। देखो एक एग्जाम में पास होने के लिए केवल हमको 48% नंबर चाहिए, 48% पास होने के लिए। अब एक बालक ऐसा है भाई साहब जो 817 नंबर लेके आता है और 47 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि पास होने के लिए भी उसको 817 से 47 नंबर ज्यादा चाहिए। तो 817 में 47 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 864। तो 48% की जो वैल्यू है वो 864 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन लाने के लिए, विशेष योग्यता हासिल करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। विशेष योग्यता के लिए 80% नंबर चाहिए, 80% की वैल्यू पूछी है। बताओ जी कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई, सुनो मेरे दोस्त। देखो 48 में और 80 में 8 कॉमन है, तो 48 को 6 से काट लेता हूं, मैं दोनों तरफ 6 से भाग दूंगा। अगर मैं 48 को 6 से भाग दूंगा तो 8% आएगा। 6 से अगर भाग दूंगा 8% है, 6 से भाग दो क्या आएगा, 6 कम 6, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 चौक 24, तो 8% की वैल्यू 144 है। मैंने दोनों तरफ 6 से भाग दिया, 8% 144 है। डिस्टिंक्शन के लिए चाहिए 80%, 80% की वैल्यू क्या आएगी, 10 से गुणा कर दो, 80% की वैल्यू आएगी 1440। इस सवाल का आंसर है। तो जो चीज आपको निकालनी है डायरेक्ट आप उस पर अटैक करो, डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि पहले टोटल मार्क्स निकालो फिर उसका 80% करो, डायरेक्ट 80% निकालिए। मुझे लगता है कि आप अब इस टाइप के सवालों को कर लोगे बेटा, ठीक है ना। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, देखो चारों क्वेश्चन सेम ही कंसेप्ट पे था, लेकिन चारों सवालों में बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। मैं अगर एक टाइप पे कई ज्यादा सवाल प्रैक्टिस भी करवाता हूं ना, फिर भी मैं उनमें अलग अलग चेंज रखता हूं, सेम नहीं करवाता। ठीक है भैया, चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 37, और इसका मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, 37 का एक ही सवाल करवाऊंगा जी। करो बेटे, इस सवाल का क्या उत्तर है, फटाफट करेंगे। हाँ जी। ए स्टूडेंट गेट्स 66 मार्क्स मोर इन फ्रेंच व्हाट शी गॉट इन जर्मन। एक स्टूडेंट को फ्रेंच में जर्मन के कंपैरिजन में 66 नंबर ज्यादा मिले, उसके जो जर्मन मार्क्स हैं फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के सम का 28% है। तो आपसे पूछा फ्रेंच मार्क्स कितने हैं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बेसिक सवाल है। देखो एक स्टूडेंट को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर अधिक मिले। एक स्टूडेंट है, उसको फ्रेंच में मेरे दोस्तों 66 नंबर ज्यादा मिले हैं जो उसके जर्मन में आए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट्स को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर अधिक मिलते हैं। ठीक है ना। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में जो गांव के छोटे शहर के बच्चे ना, उनको बस ये पता है कि बस सरकारी नौकरी लग गई, पटवारी पटवारी बन गए, है ना, पुलिस दरोगा बन गए, बस तो ही है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है करियर। अगर कोई बच्चा जर्मन लैंग्वेज सीख ले ना, जर्मन लैंग्वेज सीख ले, फ्रेंच लैंग्वेज सीख ले, तो जर्मन और फ्रेंच का ट्यूशन पढ़ा के, केवल ट्यूशन पढ़ा के, 3-4 घंटे ट्यूशन पढ़ाना है शाम को, और लाखों रुपए कमाते हैं दिल्ली जैसे शहरों में, मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में ही। आपको सब फ्रेंच जर्मन का कौन ट्यूशन पढ़ा रहा है। जो बच्चे जो बाहर जाते हैं ना पढ़ाई करने, अमेरिका में, यहाँ फॉरेन में, यूरोप वगैरह में जाते हैं, वह इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाई नहीं होती। अगर कोई बच्चा जर्मनी पढ़ने गया तो वहां जर्मनी में ही मेरे दोस्तों उसको पढ़ना पड़ेगा, जर्मन लैंग्वेज में ही। अगर 4 साल का कोई कोर्स जर्मनी में करने गया, सपोज मेडिकल करने गया, मेडिकल की पढ़ाई, तो पहले वहां पे उसको 1 साल ये पढ़ाया जाता है कि जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है 1 साल पहले, फिर उसके बाद वो मेडिकल की पढ़ाई करेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माँ बाप जो अमीर हैं वो पहले से क्लियर है कि हमको अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजना है, तो अगर वो पहले से ही जर्मन,
फ्रेंच, इटालियन, ये सब लैंग्वेज पढ़ लेता है तो उसको ज्यादा जो है वरीयता मिलती है, ज्यादा उसको मतलब फोकस किया जाता है फॉरेन जो है एजुकेशन के लिए। वहां पे यूनिवर्सिटी ज्यादा जो है चांसेस हैं उसके सिलेक्ट होने के। ठीक है, और पता है कितनी फीस है? महीने का 20,000, महीने का 20 से 25,000 फीस है। जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, 6 महीने का कोर्स है, छोटा सा एक रूम लेते हैं, 30-40 बालक उसमें जर्मनी फ्रेंच सीखने आते हैं, महीने का 5-6 लाख रुपए जो है वो कमा रहे हैं। पता ही नहीं है लोगों को, इतना आसान और सिंपल करियर है, इतना आसान, लेकिन पता लोगों को पता ही नहीं है कि हां भाई ऐसी चीजें भी होती हैं। चलो ठीक है, जो देश जितना अमीर होगा उसमें सरकारी नौकरी की वैल्यू उतनी कम होती है। जैसे जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिका है ना, ये जापान, ये बाहर के जो देश हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह, जो स्विट्जरलैंड जो बहुत डेवलप है, उनमें जो सरकारी ऑफिसर हैं ये जो हैं, इनको 10th ग्रेड की जॉब मानी जाती है, मतलब सबसे नीचे लेवल की जॉब। वहां पे जो साइंटिस्ट है मेरे दोस्त, है ना, जो साइंटिस्ट है वहां पे जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो प्रोग्रामर हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको इज्जत मिलती है। जो गरीब देश है ना, गरीब देश, जैसा भाई हमारा देश गरीब है, विकसित नहीं हुआ है, इसमें गवर्नमेंट जॉब की जो है ज्यादा वैल्यू है। जैसे जैसे हमारा देश अमीर होता जाएगा, पैसा आता जाएगा, 15-20 सालों में हमारा देश भी खूब अमीर हो जाएगा। 20 साल लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू होती जाएगी कम, कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी बढ़ेगी? बाकी प्रोफेशंस की, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब की। चलो, मैं आपको छोटी सी कुछ बातें बताई कि एक स्टूडेंट को फ्रेंच में जर्मन से 66 नंबर ज्यादा मिले, ठीक है, बोला है उसके जर्मन मार्क्स फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स के योग का 28% है। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। उसके जर्मन में जो मार्क्स हैं, फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के योग का 28%। ये 28% कितना होता है? आप बताओ 28% कितना होता है? 4% होता है 1/25, 4% होता है 1/25, 28% होता है 7/25। 4% होता है 1/25, 28% होता है 7/25। बोला है उसके जो जर्मन में मार्क्स हैं, फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स के योग का 28% है। यानी कि अगर फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का योग 25 है तो 25 का 28% ही 7 के बराबर होता है। तो उसके जर्मन में मार्क्स 7 हैं। यह मतलब हुआ मेरे प्यार भी सेकंड लाइन का, यानी कि अगर फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का योग अगर 25 है तो जर्मन के मार्क्स 7 हैं। जर्मन के मार्क्स अगर 7 हैं तो फ्रेंच और जर्मन का योग 25 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के 25 आना चाहिए। अगर ये 7 हैं तो फ्रेंच में कितने नंबर होंगे? 18। कितने होंगे? 18। 18 जमा 7 25 होता है। क्लियर? बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है कि जर्मन के जो मार्क्स हैं, उसके जो जर्मन मार्क्स हैं वो फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के योग का 28%। 28% होता है 7/25। फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के योग का ये बेस वैल्यू है कि फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स अगर टोटल 25 हैं तो जर्मन में उसके 7 नंबर आए। दोनों को जोड़ के 25 होना चाहिए, तो 18 7 25 होता है। फ्रेंच में कितने मार्क्स हैं? 18। रेशियो आ गया। बोला गया उसके फ्रेंच के मार्क्स कितने? सवाल में फ्रेंच में मार्क्स पूछे, आप बताओ। फ्रेंच के मार्क्स हैं 18, जर्मन के मार्क्स हैं 7 यूनिट। तो आप मुझे बताओ फ्रेंच में जर्मन से कितने मार्क्स ज्यादा आए हैं? फ्रेंच के जो मार्क्स है जर्मन से कितना ज्यादा है? 11 मार्क्स ज्यादा है, 11 यूनिट ज्यादा है। सवाल के अनुसार फ्रेंच में जो मार्क्स है जर्मन से कितना ज्यादा है? 66। तो 11 केवल 66 है 6 गुना। कितने गुना मेरे दोस्तों? 6 टाइम, 6 गुना।
तो पूछा है फ्रेंच में मार्क्स बताओ, फ्रेंच के मार्क्स है 18, 18 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 18 छिक्का 108, तो फ्रेंच में जो उसके मार्क्स हैं वो 108 है। ए ऑप्शन, यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन 108। बिल्कुल बेसिक सवाल है, मुझे लगता है अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाओगे, एक ही सवाल में करवाऊंगा ऐसा। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। चलो मेरे दोस्तों, अगला टाइप, ठीक है बच्चे, इस टाइप पे मैं आपको 6 सवाल करवाऊंगा। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के मैं आपको 6 सवाल करवाऊंगा। और मेरे दोस्तों यही एग्जाम का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। यही एग्जाम का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही करते हैं। बताओ, सवाल यह है कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। गीता के 30% नंबर आए और 50 नंबर से फेल हो गई, जबकि 45% नंबर लाने वाले संदीप को एग्जाम पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से संदीप को 25 नंबर ज्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले हैं? देखो बच्चों, यह है बॉर्डर लाइन पासिंग मार्क्स, ये बॉर्डर लाइन है। जो बॉर्डर लाइन से ज्यादा नंबर लाएगा वो पास होगा, जो कम नंबर लाएगा वो फेल होगा। गीता के बिचारी के 30% नंबर आए गीता के, और 50 नंबर से फेल हो गई। गीता के 30% नंबर आए हैं और 50 नंबर से फेल हो गई। गीता के नंबर कितना है? 30%, और गीता 50 नंबर से फेल होगी, बॉर्डर लाइन से 50 नंबर कम है। एक दूसरा लड़का है संदीप, संदीप के 45% नंबर आए हैं। संदीप के कितने नंबर आए? 45%, और मिनिमम पासिंग मार्क्स से संदीप को 25 नंबर ज्यादा मिले। जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जो आवश्यक अंक हैं, संदीप को उससे 25 नंबर अधिक मिले। तो आपसे पूछा है विमल को कितने नंबर मिले हैं। देखो बच्चों, मैंने अभी समझाया, परसेंटेज में डिफरेंस यहां से केवल मैं ये पता लगा सकता हूं कि गीता और संदीप के मार्क्स में अंतर कितना है, और मैं कुछ नहीं बता सकता। तो आप ये देखो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है और वैल्यू में डिफरेंस कितना है। एक बात का जवाब देंगे, गीता के 30% नंबर आए हैं और यहां पे संदीप के 45% नंबर आए हैं। 30 और 45 का डिफरेंस कितना है भाई? गीता के 30% नंबर आए हैं, संदीप के 45% नंबर आए हैं, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 15% का डिफरेंस है दोनों की। परसेंट में कितना डिफरेंस है? 15% का। बोलो भाई, गीता के 30% नंबर आए हैं, अभी संदीप के 45% नंबर आए, दोनों की परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 15% का। गीता 50 नंबर से फेल हुई है, संदीप 25 नंबर से पास हुआ, एक बॉर्डर लाइन के राइट साइड में लेफ्ट साइड में। तो दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है बताओ? 25 और -50 में कितना अंतर है? 75 का। 25 और 50 75। मार्क्स में कितना डिफरेंस है? 75 का। तो 15% की वैल्यू ही 75 है। कितने गुना? 5 गुना। अगर आपसे इस सवाल में टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स पूछा जाता तो फुल मार्क्स होता है 100%। 100% की वैल्यू भी 5 गुना आ जाती, 500 अगर पूछा जाता। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? पूछा यह है कि विमल एक भाई साहब हैं जिसके 64% नंबर आए हैं, विमल के 64% नंबर आए हैं। तो आप बताओ कि विमल को कितने अंक मिले हैं? विमल के 64% नंबर आए हैं, 64% की वैल्यू भी 5 गुना होनी चाहिए। 64 का 5 गुना 320, यानी कि विमल को 320 नंबर मिले हैं। यह सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात समाप्त। मुझे लगता है मेरे हर भाई को यह बात बहुत ही आसानी से समझ में आई है। इजी क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। 6 सवाल मैं आपको इस टाइप पे करवाने वाला हूं। अगला टाइप आपके सामने, अब अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भी, देखेंगे ये सवाल। देखो प्यारा सवाल है। बोला है कोई विद्यार्थी 43% नंबर लाता है तो 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% नंबर लाता है
तो 40 अंकों से पास हो जाता है। पासिंग परसेंटेज ज्ञात करें, पासिंग परसेंटेज ज्ञात करें, ये सवाल है आपके सामने। पासिंग परसेंटेज सुनो, यदि कोई स्टूडेंट 43% नंबर लाता है तो 72 नंबर से फेल हो जाता है। ये बॉर्डर लाइन है या बॉर्डर लाइन। अगर कोई स्टूडेंट 43% नंबर लाता है, कितने नंबर लाता है, कोई स्टूडेंट 43% नंबर लाता है तो 72 मार्क्स से वो फेल हो जाता है, 72 नंबर से फेल हो जाता है। लेकिन जब वो मेहनत करके पढ़ाई करके एग्जाम देता है तो 57% नंबर लाता है। अगर वह 57% नंबर लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, 40 नंबर से पास हो जाता है। बॉर्डर लाइन से 40 नंबर ज्यादा आते हैं। बताओ पासिंग प्रतिशत क्या है। यहां से केवल मैं बता सकता हूं कि उसके मार्क्स में अंतर क्या है। पहले 72 नंबर से फेल हो रहा था, अब 40 नंबर ज्यादा लाया है पासिंग मार्क्स से। तो कंसेप्ट क्या लगेगा, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, पहले 43% नंबर आ रहे थे, अब 57% नंबर है। 43 और 57 का अंतर क्या है, 57 में से 43 घटाओ, 57% में से 43% घटाओ, कितना आएगा 14%। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 14%। आप बोलोगे हां जी सर। जबकि मार्क्स में कितना डिफरेंस है, मार्क्स में कितना डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। तो आप कहोगे सर पहले 40 नंबर से पास था, पहले 72 से फेल था, अब 40 नंबर से पास है। डिफरेंस कितना है, 40 में से अगर माइनस का 72 घटाऊं तो 40 में 72 जुड़ जाएगा 112। तो 14% की वैल्यू 112 है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 8 मार्क्स के बराबर है। 14 अट्ठे 112, 14% की वैल्यू 8 मार्क्स के बराबर है। अगर आपसे इस सवाल में पूछा होता कि बताओ एग्जाम के अधिकतम अंक कितने हैं, तो आपका जवाब होता मेरे दोस्तों 100% की वैल्यू 800। ठीक है बच्चे। लेकिन सवाल में पूछा है पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज। ठीक है मेरे प्यारे भाई, पासिंग परसेंटेज आपसे पूछा गया है। देखो मेरे प्यारे भाई, आप किसी भी केस, यहां पर 2 केस दिखाए गए हैं, यहां पर 2 केस दिखाए गए, पहला और दूसरा। आप किसी भी केस से कर सकते हो, चाहे आप सवाल को पहले केस से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरे केस से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है। जैसे मैं पहले केस से सॉल्व करता हूं, एक बालक 43% नंबर लाता है और 72 नंबर से फेल हो जाता है। ध्यान सुनेगा, एक बालक जो है मेरे प्यारे भाई 43% नंबर लाता है और 43% नंबर लाके भी 72 नंबर से फेल हो गया। यानी कि बच्चे 43% नंबर लाता है एक बालक, 43% लाके भी 72 से फेल हो गया। तो पास होने के लिए 43% से 72 नंबर और चाहिए, 43% से 72 मार्क्स और ज्यादा चाहिए। बोलो बात समझे कि नहीं भाई। पहले केस से सॉल्व करता हूं, आप दूसरे से भी कर सकते हैं। एक बालक 43% नंबर लाता है और 72 नंबर से फेल हो जाता है। डायरेक्ट मैं परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा। तो पास होने के लिए 43% से 72 नंबर ज्यादा चाहिए। आंसर आपको परसेंटेज में बताना है। आप मुझे बताओ ये 72 नंबर कितना परसेंट होता है, ये तो परसेंट में है ही, ये 72 नंबर कितना परसेंट होता है, जल्दी से बताओ। अगर 8 नंबर 1% के बराबर है, 8 नंबर 1% के बराबर है, तो 9 से गुणा कर दूंगा। 8 नाम 72, 9 से गुणा करूंगा तो 72 नंबर कितने के बराबर है, 9% के बराबर है। अगर 8 नंबर 1% के बराबर है तो 72 नंबर कितना है, 72 नंबर 9% के बराबर है कि नहीं है। आप बोलोगे हां सर 9% के बराबर है। तो पासिंग जो परसेंटेज है 43 में 9 जोड़ूंगा 52%। तो पास होने के लिए 52% नंबर चाहिए, 52% नंबर चाहिए। सी ऑप्शन आंसर है 52%। बात समाप्त। ऐसे समझो, ठीक है भाई। डायरेक्ट परसेंट, आपको ना मैक्सिमम मार्क्स निकालने की जरूरत, ना पासिंग मार्क्स निकालने की जरूरत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आई है। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछता हूं। अगर इस सवाल में मेरे दोस्तों आपसे है भाई, अगर इस सवाल में मेरे प्यारे भाई
अगर इस सवाल में आपसे पासिंग मार्क्स पूछा होता है, मैंने पासिंग परसेंटेज निकाला है। अगर आपसे सवाल में पासिंग मार्क्स पूछा होता तो क्या होता? मार्क्स पूछा होता, पासिंग मार्क्स पूछा होता पासिंग परसेंटेज की बजाय, तो क्या आंसर होता? सवाल में ये भी तो पूछ सकता है, बताओ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो बताओ। चाहे आप पहले केस से सॉल्व करो चाहे दूसरे केस से सॉल्व करो, सेम आएगा। पास होने के लिए 43%, अगर एक बालक 43% नंबर लाता है, 72 से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए 43% से 72 नंबर ज्यादा चाहिए। मुझे पता है 1% की वैल्यू 8 नंबर के बराबर है, तो 43% की वैल्यू कितना नंबर है? अगर 1% की वैल्यू 8 मार्क्स के बराबर है, तो 43% की वैल्यू कितनी है? 43 गुना, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 320 और 24, 320 और 24, 344, 344। अगर 1% 8 नंबर के बराबर है, तो 43% कितना है? 43 गुणा 8, 344 नंबर के बराबर। 344 नंबर लाते हो, फिर भी 72 नंबर से फेल हो जाते हो, तो पास होने के लिए 344 से 72 नंबर ज्यादा चाहिए। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 6 और 34 7 कितना आ जाएगा? 41, 416। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 416। ये इस सवाल का आंसर हो जाता। ठीक है भाई, आप पासिंग परसेंटेज नहीं निकालते मेरे प्यारे भाई। जो चीज आपसे पूछी गई है आप वही चीज डायरेक्ट निकाल सकते हो, बिना कोई दूसरी चीज निकाले। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यह सवाल आसानी से समझ में आया होगा बच्चों। एक सवाल हम आपके सामने और पूछेंगे भाई साहब, ऐसा ही पूछेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। करें सवाल नंबर 40। थोड़ा सा चेंज है इस सवाल में बेटा, थोड़ा सा चेंज है, करो। एक स्टूडेंट 28% नंबर लाता है, एक स्टूडेंट 28% नंबर लाता है और 58 नंबर से फेल हो जाता है। ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन, ये है बॉर्डर लाइन। एक स्टूडेंट 28% नंबर लाता है और 58 नंबर से फेल हो जाता है। कितने से फेल हो गया? 58 नंबर से फेल हो गया, 58 मार्क्स से फेल हो गया। बॉर्डर लाइन से 58 नंबर कम आए। लेकिन जब वह 41% नंबर लाता है, जब वह 41% नंबर लाता है, तो 6 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 41% नंबर लाता है तो 6 अंकों से फेल हो जाता है। दोनों, दो केस दिखाए गए, दोनों बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ हैं। जब वो 28% नंबर लाता है तो 58 नंबर से फेल होता है, जब 41% नंबर लाता है तो 6 नंबर से फेल होता है। तो बताओ पासिंग परसेंटेज क्या है? सिंपल सा देखो, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है। पहले 28% नंबर थे, अब 41% नंबर है। कितना है? 28 से 41 कितना ज्यादा है? 13। 41 में से अगर मैं 28 घटाऊंगा तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 13%। मार्क्स में कितना डिफरेंस है बताओ? ये बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है। पहले 58 नंबर से फेल था, अब 6 नंबर से फेल है, तो ये डिफरेंस है। ये बेटा डिफरेंस है ना, दोनों के मार्क्स का डिफरेंस ये है। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 58 और में से 6 घटाएंगे 52। 13% की वैल्यू 52 है। 58 और 6 मेरे दोस्तों दोनों बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है। 13% की वैल्यू 52 है, तो 1% की वैल्यू कितने? 4 मार्क्स के बराबर। 4 नंबर 1% के बराबर है। 4 नंबर 1%। आपसे पूछा पासिंग परसेंटेज ज्ञात करो। देखो, चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है। दूसरा केस यहां पर कम कैलकुलेटिव लगेगा। क्यों? जब वह 41% नंबर प्राप्त करता है तो 6 नंबर से फेल हो जाता है। बताओ, एक बालक है, वो बेचारा 41% नंबर लाता है तो 6 नंबर से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए 41% से 6 नंबर ज्यादा चाहिए। पास होने के लिए 41% से 6 नंबर ज्यादा चाहिए। परसेंटेज में बताना है। अगर 4 नंबर 1% के बराबर है तो 6 नंबर कितना है भाई? 4 का 1.5 गुना होता है 6। अगर मैं 4 का 1.5 गुना करूंगा तो 6 आएगा, तो 6 नंबर का मतलब 1.5% के बराबर है।
अगर 4 नंबर 1% के बराबर है तो 6 नंबर 1.5% के बराबर है, 1.5% के। तो पास होने के लिए 41 जमा 1.5 42% नंबर चाहिए पास होने के लिए। 42.5% नंबर चाहिए। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, बात समाप्त। 42.5%। कितना बेसिक है, देखो ये चीज मैं आपको बार बार समझाने के लिए कर रहा हूं, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे बेटे। मजा आ रहा है ना क्लास में? अरे पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ। सवाल नंबर आपके सामने 41 ये करेंगे। एक और सवाल ऐसा ही बनाएं, एक और सवाल बनाओ बेटा ऐसा ही। 41वां सवाल देखो, करो एक और सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी जल्दी करते हैं। मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks। बहुत बढ़िया, पहली लाइन पढ़ो, जल्दी करेंगे बेटा, फास्ट फास्ट। मीना एक एग्जाम में 40% स्कोर करती है। मीना एक एग्जाम में 40% स्कोर करती है। मीना को भैया लग रहा है मेरी कॉपी सही से चेक ना गई। मीना पहुंच गई प्रिंसिपल के ऑफिस में और मीना ने कहा दोबारा कॉपी चेक करो वरना गोली मार दूंगी। प्रिंसिपल गया डर, तो उसकी कॉपी को दोबारा से रिव्यू किया गया और रिव्यू के बाद जो है उसका स्कोर 50% बढ़ गया रिव्यू के बाद, लेकिन फिर भी वो 35 नंबर से फेल हो गई। तो मीना के एक एग्जाम में 40% नंबर आए। कितने नंबर आए? 40%। मीना बोली मेरे साथ अन्याय हुआ है, कॉपी ठीक से चेक ना हुई, दोबारा कॉपी चेक करो। दोबारा कॉपी चेक करेगी तो उसका स्कोर 50% बढ़ गया। ऐसा मत करना कि 40% का 50%, 40 में 50% जोड़ दो 90% कर दो। मीना के पहले नंबर आए कितने हैं? 40%। 40% का 50%, 50% होता है आधा। 40% का 50%, जितना मीना का स्कोर आया कितना? 40%। 40% का 50% यानी कि आधा। 40% का आधा कितना होता है? 20%। तो 40 का 20% आप जोड़ो तो मीना का स्कोर हो गया अब 60%। अब मीना का स्कोर 60% हो गया, लेकिन 60% स्कोर लाने के बावजूद भी वो 35 नंबर से फेल हो गई। 35 नंबर से फेल हो गई। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आई। 40% को 50% बढ़ाओगे तो 60% होगा। 50% होता है आधा, 40% का आधा 20%। 40 को 20 जोड़ोगे 60% आएगा। ठीक है भाई, ओके। फिर मेरे दोस्तों मीना होगी नाराज। मीना नुकीले दांत दिखाने लगी, बोलो काट लूंगी, दोबारा से कॉपी चेक करो। दोबारा से, तो उसकी कॉपी को दोबारा से पोस्ट रिव्यू किया गया। दोबारा से रिव्यू किया गया उसकी कॉपी को। अब उसका स्कोर 20% बढ़ गया। मीना बोली भैया दोबारा कॉपी चेक करो, गलत कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, ये मास्टर बेकार है, कॉपी चेक करनी नहीं आती। तो उसका दोबारा कॉपी चेक करेगी, अब उसका स्कोर 20% बढ़ गया। ऐसा मत करना कि 60 में 20% बढ़ा दो 80, ऐसे नहीं जुड़ती परसेंट। आप मुझे बताओ 60% का 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। 60% का 1/5 यानी कि 12%। तो मीना का स्कोर 60 से 12% बढ़ गया 72%। मीना का स्कोर हो गया 72%। लेकिन अब जो मीना है सी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब उसके पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा है। अब उसका स्कोर पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा है। तो आपसे पूछा है पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ठीक है बेटे, देखो सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, ऑप्शन से भी हो जाएगा, आप खुद सोचो। 60% लाके तो हो रही है 35 नंबर से फेल, और 72% लाके 7 नंबर से पास हो रही है। तो पासिंग परसेंटेज जो होगा इन दोनों के बीच में होगा। भाई 60% लाके कोई आदमी फेल हो रहा है और 72% ला रहा है, तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं। तो पासिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगी। 60 से ज्यादा होगी 72 से कम, तो 60 से ज्यादा होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये तो आंसर हो नहीं सकता। 72 से कम होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं है। 72 से कम होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं है। 60 और 72 के बीच में एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा करेक्ट।
सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप बताओ परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। ये 60% और 72%। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 12%। मार्क्स में कितना डिफरेंस है? जल्दी से बताओ। पहले 35 नंबर से फेल थी, अब 7 नंबर से पास है। पहले 35 नंबर से फेल थी, अब 7 नंबर से पास है, तो मार्क्स में कितना डिफरेंस है? 42 का। तो 12% की वैल्यू 42 नंबर के बराबर है। पूछा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो बेटे चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरे केस से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, थोड़ा आसान लग रहा है कि भी पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए आपसे पूछा गया है। एक बात बताओ, मीना 72% नंबर लाती है और पासिंग मार्क्स से 7 नंबर कम लाती है। मीना 72% नंबर लाती है और पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा हैं, तो मीना को पास होने के लिए 72% से 7 नंबर कम चाहिए। मीना तो भाई साहब 72% नंबर लाती है और पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा हैं, तो पास होने के लिए जस्ट जो पासिंग मार्क्स है वो 72% से 7 नंबर कम होंगे, इसलिए 72% से कम आंसर आना चाहिए था। बताओ 42 नंबर 12% के बराबर है, तो 7 नंबर कितने के बराबर है भाई? 6 से भाग दे दो। अभी 6 से भाग दूंगा। अगर मैं 42 को 6 से भाग दूंगा तो 7 नंबर आएगा। 7 नंबर कितने के बराबर है? 2% के बराबर है। 2%, तो 7 मार्क्स का मतलब 2% के बराबर है। तो पास होने के लिए 72 माइनस 2, 70% नंबर चाहिए। यह आंसर है पहला ऑप्शन, 70%। बताइए, है ना मजेदार सवाल? बहुत मजेदार सवाल था। इसकी लैंग्वेज को बहुत कंफ्यूजिंग लिखा गया है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा आप लोग। ये वैसे रिपीट करने लायक सवाल है नहीं कि मैं इसको करके बताऊं। अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 2 सवाल इस पे और हैं, फटाफट बना देंगे। कहां गया? सवाल नंबर है 42। बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत प्यारा, गजब का सवाल है। इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता मेरे दोस्तों। ये कैट के एग्जाम का सवाल है। बताओ फाइनल एग्जाम में विष्णु के 52% नंबर आए हैं और आशा के 64% नंबर आए हैं। फाइनल एग्जाम में विष्णु के 52% और आशा के 64% नंबर प्राप्त किए विष्णु ने। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश से 23 कम है और आशा द्वारा प्राप्त अंक रमेश से 34 ज्यादा हैं। देखो, एक 2 लड़के हैं विष्णु और एक है लड़की आशा। विष्णु के 52% नंबर आए हैं, आशा के 64% नंबर आए हैं। सवाल में बोला गया कि विष्णु के जो मार्क्स हैं वो रमेश से 23 नंबर कम हैं। विष्णु के जो मार्क्स हैं वो रमेश का जो भी स्कोर है उससे 23 नंबर कम है। रमेश एक लड़का है, मुझे नहीं पता रमेश के कितने नंबर हैं, लेकिन विष्णु के जो मार्क्स हैं वो रमेश से 23 नंबर कम है। और आशा का जो स्कोर है वो रमेश से 34 नंबर ज्यादा है। आशा का जो स्कोर है वो रमेश से 34 नंबर ज्यादा है। तो आपसे पूछा है, गीता एक लड़की है जिसके 84% नंबर आए हैं, बताओ कितने मार्क्स हैं गीता के? तो बेटा देखो, बहुत केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए रमेश दिया है। अब बताओ, विष्णु के 52% नंबर आए, आशा के 64% नंबर आए, बताओ परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 52 और 64 परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 12% का। विष्णु के 52% आए, आशा के 64%, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 12% का। जबकि मार्क्स में कितना डिफरेंस है? यहां से मैं केवल एक ही बात निकाल सकता हूं, विष्णु और आशा के मार्क्स का अंतर। विष्णु के मार्क्स रमेश से 23 कम है, आशा के मार्क्स रमेश से 34 ज्यादा हैं। तो यहां से दोनों के मार्क्स का, विष्णु और आशा के मार्क्स का डिफरेंस नहीं निकाल सकता। एक ज्यादा है बॉर्डर लाइन से, रमेश से ज्यादा है, कम है, 34 और 23 जुड़ जाएगा, 34 प्लस 23 57। तो मार्क्स में डिफरेंस है 57 का। दोनों की परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 12% का। अब बोला है गीता जिसके 84% नंबर अंक प्राप्त किए हैं, उसके प्राप्तांक कितने हैं? गीता एक लड़की है, गीता के 84% नंबर आए हैं,
बताओ गीता ने कितने नंबर हासिल किए हैं? 12% की वैल्यू 57 है, 84% की वैल्यू पूछी है। अब बताओ, साफ साफ दिख रहा है 7 गुना। 12 7 84, 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना आएगा। 57 का 7 गुना क्या आएगा? 7 का 50 गुना 350 प्लस 49, 350 में 49 जोड़ूंगा 399। यानी कि मेरे प्यारे भाई गीता के 399 नंबर आए हैं और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। हो गया ना? बेहतरीन सवाल। चलो, एक और करेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी 43, बताओ। 43 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बनाएं। ठीक है, फिर मैं आपको कल से अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा, डेविएशन। देखो ये सवाल मैंने इसलिए लिया है, सेम ही सवाल है, कुछ नया नहीं है। सवाल सीडीएस के पेपर का है बेटे, 2019 के एग्जाम का, लेकिन यहां पे वेरिएबल में दिया है। सवाल वही है, वेरिएबल में दिया है, क्योंकि बच्चे ना वेरिएबल देख के ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर यही न्यूमेरिकल वैल्यू होता हर कोई कर लेता। बोला है एक बालक x% नंबर लाता है और a नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि जबकि एक दूसरा बालक है वो y% नंबर लाता है और पासिंग मार्क्स से b नंबर ज्यादा मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? मैक्सिमम मार्क्स कितना है बताओ। एक बालक a नंबर से फेल हो गया, दूसरा बालक मेरे दोस्तों b नंबर से पास हुआ। मेरे प्यारे भाई बताओ, एक बालक x% नंबर लाता है, a नंबर से फेल हो गया। एक दूसरा बालक है जो y% नंबर लाता है, b नंबर से पास हो गया। जाहिर सी बात है दूसरे बालक के नंबर ज्यादा हैं, दूसरे बालक के नंबर ज्यादा है, y% की वैल्यू ज्यादा है, x% से y% ज्यादा है। दूसरा बालक पास है, पहला नंबर फेल है, तो पहला बालक फेल है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? y में से x घटाना पड़ेगा, y माइनस x%। y माइनस x%। आप बोलोगे हाँ जी सर, मार्क्स में कितना डिफरेंस है? भाई दूसरा बालक b नंबर से पास हुआ, पहला बालक a नंबर से फेल हुआ, मार्क्स का डिफरेंस कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b प्लस a। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आ गया। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी है भाई साहब? ये b प्लस a को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, b प्लस a का मतलब a प्लस बी, और ये y माइनस एक्स आ जाएगा नीचे, y माइनस एक्स आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर नीचे, नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज में कितने? 1% की वैल्यू है। आपसे पूछा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक होते हैं 100%। 100% के वैल्यू निकालने तो गुणा 100 इंटू 100 आ जाएगा। तो a प्लस बी बटे y माइनस एक्स गुणा 100। आंसर है सवाल का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका आंसर है। गजब का सवाल। बताओ मजा आया? बताओ कैसी लगी है? आपके एग्जाम बेस्ड सारे टाइप समाप्त होते हैं है भाई। कैसा लगा आपको आज की क्लास करके? क्या आपको हर एक चीज समझ में? बताओ मैंने एक्स का कहीं कोई सहारा लिया? क्या आपको लगता है कि ये सारे टाइप मैंने आपको करा दिए एग्जाम के? क्या कहीं आपको जरूरत है किसी चीज की? बेटा परसेंटेज पे कमांड बनाओ, परसेंटेज पे और अनुपात पे सवाल अपने आप होंगे। ठीक है, परसेंटेज में डिफरेंस लिया है देवा। देखो पहला बालक फेल हुआ है, x% नंबर है, दूसरा बालक पास हुआ है, y% नंबर, तो दूसरे बालक की परसेंटेज पहले बालक से ज्यादा होगी, इसलिए मैंने y में से x को घटाया है। ठीक है, चलिए आज इतना ही मेरे दोस्तों, बाकी हम इसके आगे कल करेंगे। बाय।